मैम क्योंकि मैं थर्ड ईयर में ली थी ना कोर्स, तो मेरा ये था कि अगर मैं साइड बाय तो कॉलेज के एग्जाम के लिए भी पढ़ रही थी, और अगर साथ में ये भी खत्म कर दूंगी तो ऐसे क्या होगा, मैं सेम चीज 2 बार पढ़ूंगी। Hi, Unam. Very good evening and welcome to Nursetex Live. And today we are गुड going to इवनिंग। celebrate your success. First of all, many, many congratulations for achieving such a good rank in Norset थैंक यू मैम। qualifying the examination. How are you feeling now? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो। हाँ जी, आप ऑडिबल हो, बताइए। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, फैमिली में सब खुश है। रिजल्ट को लेके एक फर्स्ट अटेम्प्ट था और बस हो गया, होप लग रही है कुछ मंथ में। सब बस वेट कर रहे हैं मोमेंट का। नाइस, वेरी नाइस। और Unam, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना हर कोई नहीं कर पाता है एंड इट्स एक्चुअली अ कमेंडेबल अचीवमेंट सो फार यू हैव गेन्ड, राइट? तो थैंक जब यू आपने पहली बार रिजल्ट देखा, सो व्हाट वाज योर फीलिंग? वर यू एक्सपेक्टिंग आप कर लोगे क्वालिफाई? मैम। मैं एक्सपेक्ट तो कर रही थी एक्चुअली, मैं पूरा मुझे लग रहा था कि और अच्छा रैंक आता, बट मैम मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे फैमिली को भी बहुत खुशी हुई, जो भी रिजल्ट आया मेरा रैंक भी अच्छा है। मैं खुश हूँ मैम। नाइस, हम भी बहुत खुश हैं। और स्पेशली ये जान के कि आप हमारे यूजी प्लान के सब्सक्राइबर रह चुके हैं, सब्सक्राइबर हैं, यस। एंड that you have achieved this, commendable rank in NORCET 10.0. So सबसे पहले मैं I would like to just talk about, just give us some introduction about yourself, from where you are, from where did uh, you did your graduation, and how did you land up to NNL platform? यहाँ आप कैसे रूट हुए, यूजी ओके। प्लान क्यों सब्सक्राइब किया? एंड एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, आई थिंक मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ज्यादातर लोग सोचते हैं ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ साल जॉब करके फिर देखेंगे, है ना? पर आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आपने सोचा आपको यूजी से ही तैयारी करनी है, और जो सोचा वही आपने अचीव करके दिखाया? यस प्लीज। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पूनम भारती, she belongs to Bihar from Supaul district. I did my BSc nursing from AIMS Dinkaran. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एक्चुअली मुझे जब मैं थर्ड ईयर में थी तो ओबीजी हमारे थर्ड ईयर में था, तो वहाँ पे मुझे कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, प्लेसेंटा वगैरह उसके स्ट्रक्चर। तो मैं बस यूं ही एक बार यूट्यूब पे मैंने साक्षी मैम का वीडियो देखा था मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था। मतलब मुझे लगा कि मतलब ऐसा तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा था। मैम ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया प्लेसेंटा उसका स्ट्रक्चर, और देन तब से मैं यूट्यूब से ही मैंने मतलब उसको जो भी मैम के वीडियोस थे तो वहां से मैं देखकर नोट्स बनाया करती थी। फिर एक दिन अपने एक फ्रेंड को मैंने देखा कि सेम टीचर साक्षी मैम को देख के मैं एकदम सदमे में थी। अच्छा ये क्लास ले रही है उनसे, मतलब ऐसे मुझे लगा कि इनको तो मैंने देखा है करके, मुझे पता नहीं था एक्चुअली उस टाइम। तो मैंने, वो मेरी बैचमेट ही थी, तो उसने बताया कोर्स के बारे में, एनएल के बारे में कि मैंने लिया है, मतलब अब उसने बस थर्ड ईयर का लिया था एक्चुअली, जो भी सब थर्ड ईयर में थे तो वो बस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट का ली थी। तो उसके थ्रू मुझे मालूम चला कि अच्छा एनएलएल एक ऐप है जहाँ पे नॉर्सर के लिए प्रिपरेशन होता है, और वहाँ पे साक्षी मैम है। तो मुझे एक्चुअली वो ओबीजी की जो मैम है ना साक्षी मैम, वो मुझे उनका बहुत मतलब वो पसंद थी, वो कि बहुत अच्छा पढ़ाती थी मैम। तो फिर उसके बाद मैम एक्चुअली जब मुझे पता चला एनएलएल के बारे में, फिर हमारे बैचमेट्स में ही हम लोग लगभग ऑलमोस्ट 15 या 20 गर्ल्स थे जो आपस में डिस्कस किए थे कि लाइक एनएल लेना है, और हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट 15 हमारे थे साथ में, जो हम लोगों ने मिलके एक साथ लिया था, थर्ड ईयर में ही लिया था मैम। I am the batchmate of that plan. I remember कि 15 एक साथ एम्स के बच्चों ने आके प्लान लिया था, and definitely यस। when we talk about यस मैम। AIMS, yeah, so I remember. यस मैम, तो हम लोगों ने उस टाइम ही मतलब ऑलमोस्ट 15 गर्ल्स थे वहाँ, तो उसी टाइम थर्ड ईयर में ही हम लोग आई थिंक जुलाई में लिया था हम लोगों ने 2.5 ईयर्स के लिए। तो उसी टाइम मैंने लिया था मैम, और फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई।
बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि आपकी जर्नी जो आपने सोची थी, जिस मकसद से आपने प्लान लिया था, वो बिल्कुल ही आपने अचीव कर लिया। और वही चीज एक और यस मैं मैम। जानना चाहती हूँ, आई थिंक ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को काफी जरूरी है, स्पेशली जो यूजी से तैयारी करना चाहते हैं। आपको देख के आप एक एस्पिरेशन इंस्पिरेशन बनोगे सबके लिए कि हाँ, यूजी से भी हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो और भी बेहतर है रिजल्ट को यस हाँ। लेकर आप आना, राइट, है ना? यस मैम, एक्चुअली हम्म। मैं जब स्टार्ट किया था ना मैंने, तो हुआ ये कि मेरा जो थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के मेनली मेजर सब्जेक्ट थे थर्ड ईयर में हमारे, ओबीजी, पीडिया, एमएचएन और एमएसएन, ये सारे मेजर सब्जेक्ट थे। तो ऐसे जब मैंने कोर्स ले लिया तो ऐसे मेरा जो इंटरनल मार्क्स थे वो भी मेरे बढ़ रहे थे। एमसीक्यू वगैरह जो इंटरनल हमारे होते थे, फाइनल्स होते थे, उसमें भी बहुत हेल्प हुई। और साइड से तो मैं प्रिपेयर कर ही रही थी नॉर्सेट के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस एक साथ तो होगा नहीं, तो इसलिए बिल्कुल। मतलब एक नॉर्सेट के साइड से प्रिपेयर हो ही रहा था। बट वो इंटरनल एग्जाम में भी बहुत मतलब बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह बहुत इजी हो गए थे, क्योंकि मैं और रही थी। और कॉलेज में जो हम सोचे थे उसमें अच्छे लेवल के होते थे, तो मुझे इजी लगते थे। तो यहाँ प्रिपेयर करने के बाद वो वाला रहा था, मतलब जो भी सब्जेक्ट चलता। अब मैं एक्चुअली ये बोल रही थी कि थर्ड ईयर में मैंने कोर्स किया था ना, तो इससे जो मेरे इंटरनल थे ना कॉलेज में, जो भी एग्जाम्स हो रहे थे, एक्चुअली उसमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी और अच्छे मार्क्स में आते थे। इंटरनल्स में, फाइनल्स में भी बहुत अच्छे स्कोर किया मैंने। गुड टू नो, ग्रेट। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि जो आपका यूजी प्लान है, बहुत सारे जितने बच्चे हमारे यूजी प्लान के सब्सक्राइबर्स हैं, स्टिल दे हैव वन डाउट एंड डिफिकल्टी कि इतना हेक्टिक स्केड्यूल मैनेज कैसे किया। नॉर्सेट की प्रिपरेशन भी करनी है, कॉलेज के एग्जाम्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी हैं, और एम्स तो आपको पता है कितना हेक्टिक रहता है ना? तो कैसे यस मैनेज किया, मैम। मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? मैम। क्या आप बताना चाहेंगे यस मैम। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? यस मैम, एक्चुअली सबसे पहले तो अगर पूरा कोर्स में पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको 1 या 2 साल पहले से कोर्स ले लेते हो तो वो प्रिपरेशन में ज्यादा अच्छा होता है। लाइक आप ऐसे रिवीजन भी बहुत बार अच्छे से रिवीजन हो जाता है, 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन हो गया, सबसे बेस्ट तो वो है मैम। प्लस मैं क्लास करती थी और फिर मैम हमारे क्लिनिकल्स की पोस्टिंग लगते थे उस टाइम। और फिर मैं आके मतलब मैं जब इंटरनल्स होते थे ना, तो बस उस टाइम कॉलेज के लिए, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ती थी। बाकी ऑल टाइम मेरा तो नॉर्सेट ही फोकस रहा है थर्ड ईयर से ही। तो मैं लेक्चर्स लेती थी, ऑल टाइम लेक्चर्स लेती थी। और मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैम उसी टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जो भी डाउट डाउट तो मतलब ऐसा उसमें मुझे होता नहीं था, कि क्योंकि बहुत क्लियर था, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। तो स्टार्टिंग तो मैम वही से हुआ था मेरा। और मैम और ये बात है कि कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए तो मैम सबसे पहले कि टाइम मैनेजमेंट मैंने किया था कि मुझे पर डे नॉर्सेट के प्रिपरेशन के लिए तो इतना देना है। लाइक आज मुझे ये लेक्चर्स, मतलब अगर नर्सिंग फाउंडेशन कोई भी सब्जेक्ट में अगर मैंने चूज किया है, तो उसको लाइक मैं एक टारगेट बनाती थी। ओके, मतलब इसको मैं अगले 2 दिन में या 3 दिन में खत्म कर दूंगी, ताकि जल्दी से खत्म भी हो जाए। और क्योंकि कॉलेज के भी एग्जाम्स होते थे, प्रेशर होते थे, असाइनमेंट होते थे, तो वो भी करने रहते थे। तो मैंने बस वो टाइम देखा कि ओके, अगर इतना सारा वीडियो है, नंबर ऑफ वीडियोज देखा, उसके अकॉर्डिंग लाइक मैं डिवाइड डिवाइड करती रही कि ओके, इतने सारे वीडियोज है तो ये इतने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं डे बाय डे मैम जो भी लेक्चर्स थे वो सारे खत्म किया मैंने। और फिर साथ में ही मैं क्वेश्चंस भी लगाती थी। और थर्ड ईयर में मैंने एनक्लेक्स मैम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था उसके बारे में कि एनक्लेक्स अच्छी बुक है और उसके क्वेश्चंस भी बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। तो एनक्लेक्स वगैरह, पीआर यादव, टारगेट हाई, ये सारे मैंने स्टार्ट कर दिए थे थर्ड ईयर से। और बात और मैम एटलीस्ट तो अभी ऐसा नहीं है कि बस 1-2 मंथ पर पहले पढ़ के नॉर्सेट निकल गया। जब से मैंने कोर्स लिया तब से एटलीस्ट 15 to 16 आवर्स पर डे में पढ़ती थी। अदर देन लाइक उसको छोड़ के कि किसी के क्लास हुआ, क्लास में जब
अगर मैं रूम पर हूँ तो मैं पढ़ूंगी। मेरा ऐसा था कि ठीक है, जितना भी टाइम मुझे रूम पे मिल रहा है वो मैं यूटिलाइज करूंगी। और कॉलेज वाला टाइम तो वहाँ पे वहाँ का अलग लेक्चर्स, वो लेक्चर्स क्लिनिकल्स वगैरह वो तो ठीक है, बट रूम का जो भी टाइम बचता था मेरा शाम के बाद, वो पूरी पूरी तरह यूटिलाइज करती थी मैं, कि 9 से 2 तो देना है। और पढ़ती थी मैं, मतलब मेन है कि टाइम देना है पूरा। बस थर्ड ईयर से ही मैं लग गई थी कि कंप्लीटली कि 9 से मेरा मेन फोकस था मैम। बहुत ही अच्छी बात आपने भी बोली कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना। एवरी डे यू यस हैव मैम। टू सम टाइम। यस मैम। अभी जितने यूजी सब्सक्राइबर से डिस्कस करती हूँ ना, एवरीबडी हैज वन क्वेश्चन, मैम कैसे पढ़े, मैम हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम मिलेगा नहीं, टाइम हमको ही निकालना, हमें हमारे पास मैम ये हाँ। हमें निकालना पड़ेगा, राइट। हाँ, ये मैम मतलब हमारे और भी बैचमेट्स थे ना जो हमने साथ में लिए थे, तो वो भी, उनका भी यही होता था कि यार मेरा तो खत्म ही नहीं हुआ, मैं पढ़ ही नहीं पाई। बट मेरा ये था कि कुछ भी हो, मुझे वो कंसिस्टेंसी तोड़ना नहीं है। मुझे डेली, अगर मैं डिसाइड की हूँ कि मुझे अगले इस डेट तक ये सब्जेक्ट मुझे खत्म करना है, तो चाहे कितना भी बजे मैं वो खत्म करती थी, ताकि आगे चल के लोड ना हो और मैं टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकूं उसे। वेरी गुड। और आप जैसे अभी भी बहुत सारे, अगर आपकी इस वीडियो को हमारे यूजी सब्सक्राइबर्स देखेंगे एज एन इंस्पिरेशन, तो उनको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सुनने को मिलेंगी और आई थिंक वो जान पाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमेशा वो पूछते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, हम थर्ड ईयर में तो आ गए हैं, हम क्या स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े। सो आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि देयर इज नो वन स्ट्रैटेजी, देयर इज नो वन पर्टिकुलर थिंग कि आपको यही सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से देखना है कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो, कौन सब्जेक्ट में बहुत वीक हो। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, आपने कौन सब्जेक्ट्स को पहले फोकस किया। मैम क्योंकि मैं थर्ड ईयर में ली थी ना कोर्स, तो मेरा ये था कि अगर मैं साइड बाय तो कॉलेज के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रही थी, और अगर साथ में ये भी खत्म कर दूंगी तो ऐसे क्या होगा, मैं सेम चीज 2 बार पढ़ूंगी। नॉसेट के लिए तो मैं पढ़ ही रही हूँ, और फिर जब मेरा फाइनल्स होगा उस टाइम भी मैं उसी जोर से पढ़ूंगी कि ओके सेम सब्जेक्ट है। और थर्ड ईयर में मेरा, अगर मैं पूरा 4 सब्जेक्ट से वो चारों सब्जेक्ट अगर मैंने खत्म कर लिया, तो थर्ड ईयर में मैं ही इसकी सब्जेक्ट का रिवाइज भी कर लूंगी। तो मेरा ये फोकस था कि अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ तो सबसे पहले मुझे थर्ड ईयर देखना है, क्योंकि अगर मैं पढ़ कुछ और रही हूँ, मतलब थर्ड ईयर में हूँ और पढ़ रही हूँ फर्स्ट ईयर का, तो ऐसे ठीक है, मतलब कंफ्यूजन भी हो, कंफ्यूजन तो शायद नहीं भी हो, बट होता है कि बट मेरा ये था कि चलो प्लस रिवीजन मेरा बहुत हो जाएगा कि हमको कॉलेज में 3 बार एग्जाम्स होते हैं फाइनल्स के टाइम तक। मैं नोट्स वाला नोट्स भी मैं करती थी जब भी मेरे एग्जाम्स होते थे। मैम ने जितना पढ़ाया, जब जहाँ तक मेरा खत्म हुआ जितना वीडियोस, मैं उसकी इससे मेरा कॉलेज वाला जो एग्जाम हो वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो, एमसीक्यू में कर सकूं और बाद में मेरे पर लोड ना पड़े। तो और ये तो मैंने डिसाइड किया क्योंकि मैं थर्ड ईयर में थी। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो मुझे पता था कि मेजर सब्जेक्ट में नर्सिंग फाउंडेशन भी आता है, तो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट में खत्म करने के बाद नर्सिंग फाउंडेशन पे गई थी मैं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर की थी और फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल ही ब्लैंक था थर्ड ईयर में। तो जाता है। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, बस ऐसे ही पता ही नहीं था कि ऐसे नॉलेज भी होता है ऐसा। और उतना मतलब ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो फिर जैसे जैसे वीडियोस देखा तो समझ में आया कि नर्सिंग फाउंडेशन भी एक मेजर सब्जेक्ट है। तो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट जो कम करने के बाद मैंने नर्सिंग फाउंडेशन किया था, और फिर फार्मा किया था मैम। और एमएसएन मैम एक्चुअली मैंने किया नहीं था, एमएसएन मैंने सबसे लास्ट में किया था क्योंकि बहुत बड़ा था और रिवाइज करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था, तो मैं पार्ट वाइज करती गई। क्योंकि एमएसएन हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ था मैम। सेकेंड ईयर में एमएसएन कुछ थे और कुछ एमएसएन के 5 चैप्टर थर्ड ईयर में थे। तो जितने थर्ड ईयर में थे मैंने बस उतने ही पढ़े थे, अब एक्स्ट्रा मतलब सेकेंड ईयर का नहीं लिया था। और बस थर्ड ईयर पे फोकस किया और नर्सिंग फाउंडेशन पर फोकस किया वेरी था गुड। मैम। और मैं समझ पा रही हूँ आप ये कन्वे करना चाह रहे हो कि क्योंकि हम थर्ड ईयर में है तो हमें सिर्फ नॉट सेट नहीं सोचना, हमें यूजी की एग्जाम भी सोचना है। हम अगर यूजी में पास होंगे तो हम नॉट सेट हाँ। अटेम्प्ट कैसे करेंगे।
है ना। तो थर्ड ईयर में बेस्ट स्ट्रैटेजी यस ये मैम, है, एंड यस आई मैम। थिंक आपके बातों में बोल सकते हैं प्रूवन स्ट्रैटेजी है कि पहले आप थर्ड ईयर की जो मेन हाँ 4 क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, अगर अगर मैं एम्स की बात करूँ तो उसमें हाँ। थोड़ा पार्ट एएचएन का भी आता है, पीडियाट्रिक्स भी आता है, मेंटल हेल्थ भी आता है, कम्युनिटी पीडियट। भी आता है ना, ऑप्शन गाइन का कुछ पोर्शन आता है। यस मैम, तो ये सब्जेक्ट्स पर हम पहले फोकस करेंगे तो बाय द टाइम हम फोर्थ ईयर में एंटर करते हैं, हम मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट खत्म कर चुके होते हैं, सिर्फ यस F1 मैम, यस बचता मैम। है और बाकी छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स तो वो आराम से रिविजन के साथ हो जाता है। वेरी गुड, यस वेरी मैम। absolutely right. So that's a very good practice actually. And what about not only watching video lectures? टेस्ट कैसे आपने प्रैक्टिस किया? क्या आपने एनएलएल के कोई टेस्ट प्रैक्टिस की रूटीन बेसिस पे? बिकॉज पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्रैक्टिस को, तो डेफिनेटली हम नॉट सेट के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे और इंटरप्रेट नहीं कर यस पाएंगे। मैम, तो क्वेश्चंस यस मैम। प्रैक्टिस आपकी कैसी रही एंड व्हाट ऑल सोर्सेज यू रेफर्ड? मैम ओके, एक्चुअली तो जब भी मेरा एक सब्जेक्ट अगर मैंने खत्म किया, पार्टिकुलर अगर मैंने सब एनएस खत्म किया, तो उसके बाद मेरा फोकस ऐसा था कि एनएस एनएल में बहुत सारे टेस्ट है एक्चुअली। मुझे लगता ही नहीं कि कोई और टेस्ट भी लेने का जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे इतने इनफ टेस्ट है कि मतलब टेस्ट में देते देते ही मतलब टाइम मेरा चला जाता था, बहुत सारे टेस्ट है। तो मैं सबसे पहले अपना कंटेंट खत्म करती थी। फिर एनएल में बहुत सारे टेस्ट है, जैसे मिनी टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और ग्रैंड टेस्ट है। एनएल ऐप में बहुत सारे हैं। तो मैम मैं करती ये थी, जैसे मैंने खत्म किया मैं टेस्ट देती थी, और जो भी मेरा गलत होता था उसके लिए मैं एक अपना एरर नोट्स बनाती थी कि लाइक ओके ये चीज मेरा गलत हुआ इस क्वेश्चन में, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते थे जो कंटेंट हमारे पास था नहीं, मतलब थ्योरी में नहीं मैम पढ़ाती थी, बट वो कंटेंट मुझे टेस्ट के सॉल्यूशन के रेफरल में मिलता था। तो उसके लिए मैं एक अलग से एरर नोट्स बनाया करती थी, और जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे वो क्वेश्चंस को मैं उसमें लिखती थी, जो भी क्वेश्चन। और ऐसे ही करके बहुत सारे मैम, ऑलमोस्ट तो मेरे 2 बुक्स के बराबर तो एरर नोट्स ही है मेरे, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर से ही एनक्लेक्स स्टार्ट कर दिया था, एनक्लेक्स सॉल्व करना। तो वहाँ वहाँ भी जो क्वेश्चन मैंने गलत किए थे उसका भी मैंने एक एरर नोट्स बना रखा है। और एनक्लेक्स और एक लिपसिंग कोड करके मैम एक बुक आती है, वो भी एनक्लेक्स की ही है, उसका ये सारे। हाँ यस मैम, ये सारे बुक्स के किया था, और टारगेट हाई किया था। लाइक मेरा ये था कि एक बार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कि अगर कोई भी अगर 100 क्वेश्चन है, तो अगर मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, अगर मेरा उसमें से 30 गलत हो गया, तो उस 30 को मतलब मैं मार्क करती थी, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं अगर इसी चीज को दोबारा टेस्ट दूं तो मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सही कर चुकी हूँ, मैं उस पर फोकस ना करके जो क्वेश्चन मैंने गलत किया था मैं उस पर फोकस करूंगी। ये तो बस जो क्वेश्चन था रहता था हो गया, अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मतलब कुछ भी बुक मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे तो एनएल में बेस्ट है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन है कि बस सॉल्व करते रहो, बट फिर भी और ऐप में तो मैं मार्क नहीं कर सकती ना, तो बस वहां से मैं एरर नोट्स बनाया करती थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। 20 जो भी मार्क्स आया उसको लिखना, इस ये टॉपिक जो भी टॉपिक में बहुत ज्यादा कम स्कोर था उस टॉपिक पे जरा ध्यान देना, क्योंकि समझ में आता है ना कि अच्छा अगर 20 22 आ रहे तो ठीक है, अगर बहुत ही कम आ रहा है तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ना, या फिर एनक्लेक्स का थ्योरी वहां से भी जाके देखी कि अच्छा इसमें और क्या कंटेंट है। और बस रेशनल वाले से मैं बहुत ज्यादा मिलता था, एरर नोट्स भी मुझे बहुत हेल्प किया। और लास्ट टाइम तो एरर नोट्स मैंने बस एक बार रिवाइज किया था, मैं सोची थी अच्छे से रिवाइज करूंगी, बट एरर नोट्स क्योंकि बहुत सारे एरर नोट्स हो गए थे तो मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी। बट मैम जो भी यूजी वाले मैं उनको जरूर बोलूंगी कि अगर आप कोई भी टेस्ट देते हो, अगर आप टेस्ट दे भी हो ना, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपने गलत किया है तो उसको आप मार्क करो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दो तो आपको समझ में आए कि अच्छा पिछले बार मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो लगता है कि अच्छा पिछले बार मैंने गलती की है तो वो गलती मुझे इस बार नहीं करना है, ये क्वेश्चन क्योंकि हाँ वो कर। और दूसरी बात ये तो बेनिफिट ये है कि आपका माइंड से ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है कि ओके ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, मतलब इसको हमको ध्यान से पढ़ना है, तो इस बार गलत नहीं करना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैम आपका टाइम बचता है,
क्योंकि फिर से आप वो स्टॉक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सही कर रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो क्वेश्चन पे दोबारा टाइम वेस्ट करना मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था। तो बस मैंने जो मार्क किया वो क्वेश्चन उसको ही देखा करती थी और एरर नोट्स पढ़ा करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो एनएनएल बहुत सारे हैं मैम। मैंने तो एक मिनी टेस्ट का मेरे पास एक अलग ही नोटबुक है, जो भी मैंने क्वेश्चन गलत किया है ना उसके ये एरर एरर नोट्स नोट्स है। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स मांगने वाले हैं वीडियो को देखने के बाद में। एवरीबॉडी इज गोइंग टू आस्क। यस मैम, एक्चुअली मैम आज ही मेरी एक फ्रेंड क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे बोला है, तो मैं उसको आज मैं भेजने वाली थी, बट आज अचानक से मीटिंग प्लान हो गया तो मैं उसको भेजूंगी। आज मैंने उसको मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट किया है ना कि एरर नोट इज द बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी गलतियां दिखती है, और गलतियां ही नहीं दिखती है, तो बहुत सारे कुछ ऐसी होती है ना चीजें जो हमें लेक्चर में नहीं मिलता या फिर कंटेंट थ्योरी में नहीं है, बट वो चीज हमें उस एरर नोट्स में मिलती है, क्योंकि आंसर का रेशनल में बहुत हर चीज मतलब एक्सपेंड करके दिया रहता है, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी एरर नोट वाली स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी गुड एंड होप अज्यूमिंग कि जितने बच्चे ये सेशन देख रहे होंगे तो वो इसको नोट डाउन करेंगे एंड ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये एरर नोट अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं और अपनी गलतियों से यहाँ से सीखेंगे जब ये यस मैम, कुछ कर रहे होंगे। वेरी नाइस। यस मैम। सो ओनम, वन मोर थिंग, मतलब जब आपने ये प्लान यूजी लिया, डू यू थिंक आफ्टर 2 years, आई मीन कितना ड्यूरेशन का गैप था ये प्लान का कंप्लीट करने में और नॉर्थ सेट का पहला अटेम्प्ट देने में, मतलब यूजी खत्म करने में और नॉर्थ सेट का पहला अटेम्प्ट देने में? मैम फैब में हमारा खत्म हुआ था, फैब में, हाँ फैब। हेलो हाँ जी हाँ जी, आप ऑडिबल हो, हेलो बिल्कुल मैम, ऑडिबल। सुन पा रहे हो? हाँ यस ओके यस मैम। यस यस। मैम एक्चुअली फरवरी 2026 में हमारा खत्म हुआ था मैम फाइनल्स एग्जाम, और नॉर्थ सेट के प्रिपरेशन के लिए बस 2 मंथ था हमारे पास, 2 से ढाई मंथ था पढ़ने के लिए, बट मैंने तो हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 2 से 3 बार रिवाइज ऑलरेडी कर रखा था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी। तो मेरा 4th ईयर का फाइनल एग्जाम खत्म होने से पहले हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मैंने रिवीजन ऑलमोस्ट 2 से 3 बार कर रखा था। और मतलब जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, तो एक्चुअली मैं मेरी ये आदत है, इंटरनल के लिए भी मैं ऐसे करती थी। लाइक अगर नर्सिंग फाउंडेशन है तो अभी अगर मैंने स्टार्ट किया है तो पूरा नर्सिंग फाउंडेशन खत्म करने में मुझे कितना टाइम लगा, एक एक आवर में जोड़ती थी और लिखती थी। ओके 22 आवर्स। फर्स्ट टाइम मैंने जब मुझे अभी भी याद है एक्चुअली, जब मैंने फर्स्ट टाइम नर्सिंग फाउंडेशन लेक्चर लेके और रिवाइज करना स्टार्ट किया तो मुझे 22 आवर्स लगे थे नर्सिंग फाउंडेशन खत्म करने में। और मैं इसलिए ऐसे करती थी ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं रिवाइज करूँ तो मुझे वो लोड रहे, ओके मैंने पिछले बार 22 आवर्स में से खत्म किया था, इसमें तो कम लगना चाहिए टाइम था। इस बार ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 22 आवर्स तो बिल्कुल भी आगे नहीं करना चाहिए, मुझे 22 आवर्स के अंदर में खत्म करना है, ताकि टाइम भी बचे और मुझे खुद में लगे कि ओके अब मेरा रिविजन स्ट्रांग हो रहा है। और ऐसे मतलब हर सब्जेक्ट में करती थी मैम, हर सब्जेक्ट के अभी भी मेरे जो फ्रंट पेज है वहाँ पे लिखा हुआ ओके 22 आवर्स, उसके बाद 16 आवर्स, ऐसे करके मैं ये किया करती थी मैम लाइक। और मैं ये जरूर बोलूंगी लाइक अगर बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जो भी यूजी का कोर्स लेते हैं ना, तो उनका ये रहता है ना कि उन्होंने कोर्स ले लिया, ओके उनके पास एक बर्डन हो जाता है कि यार इतना सारा सब्जेक्ट है, सब खत्म करना है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में करने क्या लगते हैं बच्चे की, एक बार स्टार्ट किया, नर्सिंग फाउंडेशन लिया, खत्म हुआ, उसको रख दिया, फिर ओबीजी लिया, उसको भी पूरा लेक्चर देख लिया, उसको भी फिर रख दिया, फिर पीडिया उठा लिया। तो मैं ये बोलूंगी आप ये गलती मत करो। अगर आपको एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, उसका पूरा कंटेंट आपने देख लिया, पूरा लेक्चर आपने कंप्लीट किया, तो उसके बाद आप एक रिवीजन का जरूर रखो, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अभी जस्ट खत्म किया है ना लेक्चर, तो अगर आप अभी रिवाइज करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत है। तो एटलीस्ट 1 मंथ के बाद ट्राई करो कि जो सब्जेक्ट मैंने आज खत्म किया है, आज रिवाइज किया, उसको 1 मंथ के अंदर में फिर से रिवाइज करूँ। बिल्कुल बिल्कुल यस मैम, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा गैप होता है ना, तो फिर ज्यादा गैप होने के बाद फिर वो चीज मैम न्यू हो जाती है।
यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल मैम, फिर absolutely. भूल जाते हैं और लगता है कि अच्छा इसके पीछे क्या था, कॉन्सेप्ट भी भूलने लगते हैं, तो वो चीज नहीं होगी अगर टाइम टाइम गैप 2 रिवीजन के बीच में कम होगा, तो उस रिवीजन बहुत फास्ट होगा, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी बनता रहेगा। Absolutely. पूनम आपने बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई हैं और आई थिंक आपका इंटरव्यू देखने के बाद जितने भी यूजी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे ही मोटिवेट होंगे और जरूर वो आपकी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं। वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डू यू थिंक considering this NLL platform UG plan was a good decision of your life in third year when you took your plan and यस मैम, एक्चुअली मैम ये बेस्ट डिसीजन था मेरा। अगर ये कोर्स मेरे पास नहीं होता तो शायद ही मैं अभी नॉर्सेट इतनी इजीली मैं क्लियर कर पाती। बहुत ही, मैं तो जो भी अपने फ्रेंड से भी बोलूंगी कि एनएलएल इज द बेस्ट, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट एंड एनएलएल मस्ट टू यू हैव, मतलब मस्ट है मैम, मतलब बेस्ट है। एंड लास्ट एक टिप और ट्रिक आप अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहोगे जो भी यूजी में पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा नहीं होगा कैसे होगा, उनके लिए आप एक क्या टिप्स और ट्रिक देना चाहोगे एट लास्ट? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूंगी कि रिवीजन मस्ट है मैम, रिवीजन इज द कोर। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर मैं किसी सब्जेक्ट का 3 बार रिवाइज कर ली हूँ ना और लास्ट में अगर नहीं भी की रिवाइज, तो एटलीस्ट मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैंने इसको पिछले 3 बार मैंने पहले भी इसको रिवाइज कर रखा है, तो अगर अभी मैं ना भी पढ़ूँ तो ठीक है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये मैम हमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा तो जरूर होगा। मतलब अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मैम होना चाहिए कि आई कैन डू दिस मैम। Definitely, and definitely they will be able to do it. And at last, I would like to say, many, many congratulations to you again, and all the very best for your future endeavors. And we hope कि आप जिस भी एम्स में जाना चाहते हैं वहां पे आपको सीट मिले एंड एक बहुत ही कम्पिटेंट एक नर्सिंग ऑफिसर आप बन के निकले एंड एनएनएल का भी नाम रोशन करें गोइंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो यस मच फॉर मैम, बीइंग हियर यस टुडे मैम, इन दस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।